Hello friends, welcome to Biotech Sapiens. So in this particular video, we'll discuss about solutions of biochemistry questions which were being asked in your CSIR UGC NET September 2022 एग्जाम. ठीक है. So basically इस वीडियो के अंदर हम जो बायोकेमिस्ट्री के इवनिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए थे उसको हम डिस्कस करेंगे. So the first question we have, that is HbA1c. Okay, so you must have heard about this HbA1c. This is basically glycated hemoglobin. Glycated hemoglobin. So basically ये जो ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन होता है, इससे हमें बेसिकली जो पर्सन जो डायबिटिक पेशेंट है उसकी जो लास्ट 2-3 मंथ्स की जो एवरेज ग्लूकोज होती है हमें उसका आइडिया होता है. ठीक है. जनरली जैसे हम कहते हैं एबीसी ऑफ डायबिटीज. तो एबीसी ऑफ डायबिटीज में एक हम HbA1c की बात करते हैं, एक होता है आपका ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स. ठीक है. तो ये तीन चीजें जो होती हैं, और बेसिकली दीज थ्री थिंग्स आर बेसिकली योर एबीसी ऑफ डायबिटीज. सो द क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया कि जो HbA1c होता है फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस इंडिविजुअल्स हैज ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच्ड टू वन ऑफ द टर्मिनल अमीनो एसिड रेजिड्यूज ऑफ ग्लोबिन चेन. ठीक है. तो उसमें आपको ये मतलब दिस इज अ फैक्ट कि जो ग्लूकोज होता है वो जनरली वैलिन ऑफ ईच बीटा चेन. ठीक है. एज वी नो हीमोग्लोबिन के अंदर वी हैव 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स. तो ये जो ग्लूकोज होती है इट इज बेसिकली अटैच्ड टू द वैलिन ऑफ ईच बीटा चेन. ठीक है. तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है. दिस इज ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन. तो बेसिकली इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट 2 or 3 months एवरेज कि क्या ब्लड ग्लूकोज का जो 2-3 months लेवल रहा है इन डायबिटिक पेशेंट. Moving on to the next question. So the next question we have, which one of the following is not correct in the context of protein structure and folding? So basically इसमें जो आपकी फर्स्ट ऑप्शन है that is beta sheets are more common in the interiors of proteins than surfaces. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कि जो बीटा शीट होती है वो जो प्रोटीन के इंटीरियर में वो कॉमन होती है. ठीक है. सेकंड इज बीटा शीट्स आर लेस लाइकली टू फॉर्म देन अल्फा हेलिक्सेस इन द अर्लियर स्टेजेस ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग. ठीक है. तो बेसिकली जो अर्लियर स्टेजेस होते हैं प्रोटीन फोल्डिंग की, उसमें बेसिकली आपका जनरली अल्फा हेलिक्स आपको ज्यादा कॉमन देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू बीटा शीट. थर्ड इज प्रोलिन रेजिड्यूज कैन ऑक्यूपाई द एंड टर्मिनल टर्न ऑफ एन अल्फा हेलिक्स. क्योंकि जनरली जो प्रोलिन होता है ना, वो प्रोलिन और जो ग्लाइसिन की प्रेजेंस है वो अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन को फेवर नहीं करती है. ठीक है. तो इसलिए यू कैन फाइंड प्रोलिन रेजिड्यूज एट द टर्मिनल टर्न ऑफ एन अल्फा हेलिक्स. ठीक है. तो इसमें स्टेटमेंट ये गलत थी क्योंकि बी और जो डी स्टेटमेंट है, ठीक है, वही एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. तो बी स्टेटमेंट ये कह रही है कि बीटा शीट्स ज्यादा बीटा शीट्स इज लेस लाइकली टू फॉर्म देन अल्फा हेलिक्सेस, बट द डी ऑप्शन इज दैट कि जो अल्फा हेलिक्सेस होते हैं वो लेस लाइकली होते हैं. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट गलत थी. ठीक है. तो बेसिकली अल्फा हेलिक्स आपका, क्योंकि प्रोटीन फोल्डिंग है, ऑब्वियसली वी हैव इनिशियल प्राइमरी स्ट्रक्चर, देन वी हैव सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी. तो इट हैज बीन फाउंड दैट कि जो अल्फा हेलिक्स होते हैं वो ज्यादा कॉमन होते हैं ड्यूरिंग द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन. तो इसमें आप देख सकते हो ऑब्वियसली जो CO2, क्योंकि बाकी सब में हाइड्रोजन है, तो बेसिकली वो शो करती हैं कि वो रिड्यूस फॉर्म है या लेस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म्स है. सिंपल क्वेश्चन. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स. सो अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो इसमें बेसिकली जो ये 1/v और 1/s होता है, दिस इज बेसिकली अ लाइन वीवर बुर्ग प्लॉट, या जिसे हम क्या बोलते हैं, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट. और ये जो दूसरा प्लॉट है दैट इज योर एडी-हॉस्टी प्लॉट. एडी-हॉस्टी प्लॉट. सो इफ यू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, जो आपका
बेसिकली जो 1/v0 और 1/s है, ठीक है, तो इसमें जो बेसिकली 1/s होता है उसे बोलते हैं हम आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बट जो आपका 1/v0 है, दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। सो बेसिकली बिकॉज इफ यू चेंजेस द कंसंट्रेशन ऑफ 1/s, तो आपका 1/v चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो 1/s का इंक्रीज होना, उसका रिजल्ट क्या है कि आपका 1/v0 चेंज हो रहा है। तो 1/s को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, 1/v0 को डिपेंडेंट। और ये जो दूसरा ग्राफ है v0 और v0/s, ठीक है, तो ये क्योंकि इसमें आपका v0 जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, और v0/s भी चेंज हो रहा है, तो इसमें जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इन प्लॉट 1 बोथ x एंड y एक्सिस हैव इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट प्लॉट में सिर्फ 1/v0 आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। सेकंड है इन प्लॉट 2 नाइदर x नोर y हैज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि दोनों में डिपेंडेंट है, तो नाइदर x नोर y हैज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन प्लॉट 1 ओनली y एक्सिस हैज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी करेक्ट है, क्योंकि y एक्सिस पे 1/v0 है। इन बोथ द प्लॉट्स x एक्सिस हैज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नहीं, सिर्फ फर्स्ट ग्राफ के अंदर जो x एक्सिस पे है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पर जो x एक्सिस पे है वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका अकॉर्डिंग टू दैट राइट आंसर विल बी सी, जिसमें ऑप्शंस आती है बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटाबोलिक एंड प्रोडक्ट ऑफ यूरिन। तो अगर आप यूरिन का मेटाबॉलिज्म पढ़ोगे, उसका कैटाबॉलिज्म पढ़ोगे, तो उसमें एंड प्रोडक्ट क्या होता है आपका यूरिक एसिड। Now this is a very simple question which is based on your रामाचंद्रन प्लॉट, ठीक है। सो इसमें आपको बस बताना था ABCD क्या है, ठीक है। तो जनरली आप पढ़ते ही हो कि जो ये वाला पार्ट होता है इसमें आपका पैरेलल बीटा शीट होती है, एंटी पैरेलल बीटा शीट्स होती हैं, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स होता है, ठीक है, जो आपका ये क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर आपका कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स भी आता है, ठीक है। सो जो बी वाला पार्ट है वहाँ पे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होता है, सी में लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। तो बेसिकली हमें यही बताना था A B C D क्या है, ठीक है। तो देखते हैं आगे ऑप्शंस में। सो इसमें आप देख सकते हो कि जो बी राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स और सी लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। वैसे तो ये बी और सी दो ऑप्शन में था, बट ये कि जो ए है दैट इज योर बीटा स्ट्रैंड, और जो बी और जो डी है वो आपका कोलेजन, ठीक है। तो बस आपने ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना था कि ये जो ए होता है यहाँ पर बीटा स्ट्रैंड होता है, और जो डी है वो आपका कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स, और ये तो बेसिकली यहाँ पर तो सारी राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स ही आते हैं और यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज बेस्ड ऑन योर माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, एक एंजाइम है, इट्स Km वैल्यू इज गिवन, ठीक है, V मैक्स भी आपको गिवन है। आपने वेलोसिटी बतानी है इन प्रेजेंस ऑफ 1 × 10⁻⁴ मोलर सबस्ट्रेट and 2 × 10⁻⁴ मोलर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, गिवन दैट Ki, जो Ki है वो आपका 2 × 10⁻⁴ मोलर है, ठीक है। देखो इक्वेशन तो सिंपल ही होती है, दैट इज V0 इज इक्वल टू V max इंटू S। अब इसमें क्या होता है ना, जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आ जाता है तो वहां पे आपको Km की जगह अल्फा Km लिखना होता है, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है। अल्फा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अल्फा इज सिंपली 1 प्लस इनहिबिटर कंसंट्रेशन बाय Ki, ठीक है। तो यहाँ पर इनहिबिटर की कंसंट्रेशन कितनी है, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो दिस इज बेसिकली गिवन टू यू 2 × 10⁻⁴ and the Ki value is also 2 × 10⁻⁴. So both of them will cancel out each other. So alpha is basically equal to 2. Okay. Now you just need to put values in this particular equation. So V max is 100. Substrate is given to you is, that is 1 × 10⁻⁴.
अल्फा की वैल्यू आपकी 2i है, km आपको गिवन है 5 into 10⁻⁵. So 2 multiplied by 5 into 10⁻⁵ प्लस सबस्टेट कितना आपके पास 1 into 10⁻⁴. ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 10⁻⁴ ही आ जाएगा. सो 100 into 1 into 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2 into 10⁻⁴. सो 10⁻⁴ से -4 कैंसिल आउट हो गया. सो 100/2 इट कम्स आउट टू बी 50 माइक्रोमोल पर लीटर पर मिनट. ठीक है, सो बेसिकली यू शुड नो कि आपको अल्फा निकालना आना चाहिए. सो अल्फा इज 1 प्लस i/ki. ठीक है, तो अगर आपको अल्फा की वैल्यू पता है, यू जस्ट, क्योंकि सिंपल इक्वेशन तो होती है v नॉट इज v मैक्स s/km प्लस s, बट यहाँ पर आपको एक अल्फा फैक्टर भी इंट्रोड्यूस करना है. Now this is a question related to optical activity. So इसमें आपको ये बताना था कि out of these 4 molecules कौन से आपके ऑप्टिकली एक्टिव हैं. ठीक है, देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए एक तो हम कहते हैं कायरलिटी होनी चाहिए. ठीक है, और जो भी कंपाउंड है उनकी जो इमेजेस हैं, ठीक है, उनकी जो मिरर इमेजेस हैं, दे शुड बी नॉन सुपर इम्पॉसिबल. ठीक है, सो मिरर इमेजेस कैसे होनी चाहिए आपकी, नॉन सुपर इम्पॉसिबल. तो अगर आप इनकी मिरर इमेज को बना के अगर आप इसको करोगे, सो एक बी और एक डी. ठीक है, पहले आपको मिरर इमेज बनानी है और आपने देखना है कि वो अगर तो सुपर इम्पॉसिबल होती हैं तो फिर वो दैट इज नॉट कायरल और दैट इज बेसिकली नॉट ऑप्टिकली एक्टिव. ठीक है, बट अगर सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो अब आप वो क्या कहोगे कि वो बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव है. तो आउट ऑफ दीज 4 बी एंड डी आर बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, this is about pyruvate kinase. As we know, pyruvate kinase catalyzes the reaction. It converts phosphoryl pyruvate to pyruvate, which is the last reaction of glycolysis. So, so basically the delta G naught for this reaction is given, which is your minus 16 kilojoule per mole. And for ATP synthesis, the delta G is plus 30.5 kilojoule per mole. So the question they have given, pyruvate kinase is the enzyme that catalyzes the conversion of PEP to pyruvate, transfer the phosphate from PEP to ADP to generate ATP. The standard free energies of the half reactions are given below. How is the free energy generation of ATP from ADP derived in the reaction catalyzed by pyruvate kinase? So basically, its answer is it is through the coupling with keto-enol tautomerism. So basically, this particular form of pyruvate, as you can see, this is a enol form because it has OH group. So there is a keto-enol tautomerism. So it basically happens through coupling with keto-enol tautomerism where the enol form of pyruvate. Okay, so this is the enol form of pyruvate. It is converted into the keto form. So basically, आपका एक simple सा question आया था. So basically, these are the different questions of biochemistry which were asked in your CSIR NET September 22 exam. Thank you.